Welcome to this Valley of Words Literary Festival session titled Cities of the Future, being held today in association with Uttaranchal University, Dehradun. This session focuses on innovative urban planning ideas that might be useful for accommodating the requirements and demands of the fast-growing urban agglomerations across India in the 21st century. In this session, we are joined by a panel of discussants that have done stellar work in the urban infra space. We have with us Dr. Ashish Kumar Srivastav, an IAS officer of 2011 batch, presently posted as Additional Secretary, Higher Education and Information and Science Technology. He has served as District Magistrate in Almora, Uttarkashi, Udham Singh Nagar and Dehradun, and has also served as an Additional Secretary to Honorable CM of Uttarakhand, as the Vice Chairman of Mussoorie Dehradun Development Authority, and also as Chief Executive Officer of Dehradun Smart City Project. We also have with us Dr. Avinash Chandra Joshi ji, NTPC Chair Professor at the Center for Public Policy, Doon University, Dehradun, an alumnus of reputed academic institutions like Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and IIT Roorkee. He is a results-driven professional with a successful career spanning nearly 4 decades in the power sector. The moderator for this session is Shri Anup Nautiyal ji, a well-known social worker and community leader from Uttarakhand. He is the founder of the Dehradun-based Social Development for Communities SDC Foundation, a not-for-profit organization engaged in climate and environmental conservation, sustainable urbanization, and solid and plastic waste management. I request all of you to kindly give them a round of applause. I also request all the discussants and the moderator to kindly take their seats. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और असल में हमारे पैनल में एक चौथे ए ने भी होना था, उनका नाम अखिलेश है। तो आज सुबह उनसे बात हुई, वो दिल्ली में रहते हैं, तो कहते हैं कि मैं आ नहीं पा रहा, उनकी आवाज़ बड़ी गहरी सी हो रखी थी। ये बाउंस तो नहीं कर रही वॉइस, इज़ इट क्लियर? हाँ। तो कहते हैं कि इतना पोल्यूशन है कि मैं कहीं बाहर से आया तो जो है मेरा थ्रोट ख़राब हो रखा है कि मैं आ ही नहीं सकता देहरादून। तो मेरे जहन में उस समय बात आई कि मैंने कहा कि हमको शहरों के बारे में बात करनी है, और इस समय शहरों की ये स्थिति है कि कोई विदेश से आया, वापस दिल्ली लौटा, और वो कहता है कि बाहर जो है AQI हम सबको पता है कैसा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। आज जब हम शहरीकरण की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने कहा कि भाई हम सभी ए हैं, तो वो भी एक चौथे ए होने थे। तो आपकी मैं नॉलेज में वाली बात लाना चाहता था। हम 2:32-33 पर अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कितने बजे हमें क्लोज़ करना है, कोई हमें बता सकता है आप लोग? क्योंकि अगला सेशन 3 बजे था या 3:05? 2-3 बजे तक था पहले हमारा, है 3 बजे क्लोज़ कर, तो 3 बजे कर दें क्लोज़। हाँ, तो 3 बजे हम कोशिश करेंगे, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ओके, अगला 3:15 पे। थैंक यू सर। तो हमारा जो टॉपिक है इस सेशन का, उसका नाम है सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, और उसमें बेसिकली सवाल यही है कि भाई जब हम शहरों की बात करते हैं तो आने वाले भविष्य में जो सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर हैं वो किस तरीके से इवॉल्व होंगी। जब हम शहर की बात करते हैं आने वाले समय में, ऑफ कोर्स हम प्रेजेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो शहर कैसा होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो कैसे गवर्नड होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, और जब ये सवाल आते हैं तो उसी से जुड़े हुए सवाल आते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन कैसे होंगे, वो रीडिज़ाइन कैसे होंगे, वो कंस्ट्रक्टेड कैसे होंगे। और आजकल की जो अर्बन चैलेंजेस हैं, हम सभी को मालूम है, हम सभी लोग यहाँ पर देहरादून में या तो पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर से आए हैं, हमें मालूम है कि किस किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं। और कोई फेरिस्त नहीं है इन 1, 2, 3, लेकिन कुछ मुख्य चुनौतियाँ अपने पैनल के आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो एक तो चेंजिंग क्लाइमेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है, और मैं अगर देहरादून का ही एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि हम लोग
देहरादून में इस समय, तो पहली बार देहरादून ने हीट वेव देखी 43 डिग्री जो हम लोगों ने देखा था। तो चाहे चेंजिंग क्लाइमेट की बात है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात है, एयर पोल्यूशन की बात है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात है, और एक बड़ा गंभीर मुद्दा पूरे दुनिया के लिए, विशेष तौर पर हमारे देश के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए भी है, उसके बारे में बात करेंगे। वो जनसंख्या का है, पॉपुलेशन का है। उसी के साथ में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, हाउसिंग के इश्यूज़ होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होंगे, तो एक बड़ी लंबी फेरिस्त है। वेस्ट मैनेजमेंट होगा, पानी कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी। दुनिया के लिए एक एनर्जी बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इन सब चीज़ों को अगर देखें तो जो सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर हैं वो अपने कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस करेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न पूरी दुनिया के सामने है। तो जब हम दुनिया की बात करते हैं तो शहरों की बात भी करते हैं। तो ये तो कुछ हल्की फुल्की इस किस्म की बात हुई। अब अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि जो पिछला सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 के बाद 2021 में अगला सेंसस होना था। तो 2011 में हमारे जो देश की जो अर्बन पॉपुलेशन बताई गई थी वो 31%, 31% बोली गई थी। अभी कुछ रोज़ पहले SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें 35 से 37% हमारी अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वन डेटा पॉइंट विद यू। और अब हम दुनिया और देश से अगर अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की मैं युवाओं से पूछना चाहूँगा, आपको पता है उत्तराखंड का गठन किस वर्ष में हुआ था? सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो अगले साल हमारी रजत जयंती होगी, 25 साल हो जाएंगे। तो 24-25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए। तो जब राज्य बना तो 2001 में सेंसस हुआ, उस समय राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी, 85 लाख। आज की तारीख में उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ बोली जाती है, ये मानी जाती है, एस्टिमेटेड है, भाई एग्जैक्ट तो है नहीं, एस्टिमेटेड। अब बड़ी सिंपल मैथ्स है, 1.25 माइनस आप 85 कर दीजिए तो कितना आता है, 40 लाख हो गया। तो लगभग जो जनसंख्या है, लगभग उत्तराखंड की जनसंख्या पिछले 25 सालों में 50% बढ़ चुकी है। सो दिस इज वन टॉप लाइन। मोटा मोटा इसको एक और तरीके से, एक दो तरीके से और देखने की बात यह है कि ये जो पिछले 24 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि हर साल बराबर बढ़ रही है। जो लास्ट डेकेड है, और मैं अगर डेकेड के बाद भी जाऊं, मैं अगर डेटा की बात ना करूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं, विशेष तौर पर कोविड के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। आप लोगों ने, हम सब ने महसूस किया होगा उसको। तो ये 50% जनसंख्या बढ़ जाना पिछले 25 सालों में, ये भी कुछ पहलू हैं। अब इस सिनारियों में 3 तरीके से हम उत्तराखंड के शहरों को देख सकते हैं, उसके बाद में हम अपने सवाल जवाब शुरू करेंगे। तो पहला जो लेवल है, अगर हम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, जो उत्तराखंड के बड़े शहर हैं, हम उनके बारे में देखें, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मालूम है कि इन शहरों की क्या स्थिति है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो हमारे जिन्हें हम छोटे पर्वतीय शहर कहते हैं, और विशेष तौर पर हम डॉक्टर अविनाश जोशी जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ रहे भी बहुत हैं, आपने काम भी वहाँ बहुत किया है। तो इन जो छोटे शहर हैं, चाहे हमारा न्यू टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, श्रीनगर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इनके स्टेटस, और हमारे गांव। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जिसको हम कहते हैं किसी भी पैनल की, ये कॉन्टेक्स्ट थी। और एक कोइंसिडेंस की बात देखिए, आज 16 नवंबर है, तो कल 15 नवंबर को जब मैं अखबार पढ़ रहा था, ये मेरे हाथ में, मैं अखबार लाया हुआ हूँ साथ में, ये हिंदुस्तान टाइम्स है और ये कल का ही है, 15 नवंबर का। तो ये बिजनेस पेज है, और मेरी नीचे नज़र पड़ी तो इसमें एक बड़ा वर्जन डॉक्टर KP सिंह का है, जो DLF के चेयरमैन एमेरिटस हैं, और वो ये कहते हैं कि प्लान फॉर सिटीज़ फॉर 100 ईयर्स। तो आप जब शहरों की प्लानिंग करें, तो मेरे को महसूस हुआ, मैंने कहा आज के हमारे इस डायलॉग के साथ में ये टॉपिकल होगा। तो वो ये कहते हैं कि बहुत कुछ खैर लिखा है उन्होंने, मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा। इंडियाज पोजिशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर थिंकिंग। यू थिंक अहेड, बट हाउ मच अहेड? आई से 100 ईयर्स। तो जो विजनरी लोग हैं वो अगले 100 साल की बात कर रहे हैं। तो यहीं से जो है हम अपने इस संवाद को प्रारंभ करेंगे। और पहला सवाल जो है आशीष जी के लिए है। एक और मैं अपडेटेड जानकारी आपको देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। आशीष जी का अभी IAS में ट्रांसफर ही कहते हैं, डेपुटेशन। आप डेपुटेशन पर रीजनल डायरेक्टर इलाहाबाद में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का, आप वहाँ पर डेपुटेशन में 4 वर्षों के लिए जा रहे हैं। तो
हम सभी के सब जो है आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। तो पहला सवाल आशीष जी आपसे यही रहेगा कि जब हम शहरों की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं एंड व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस आइडिया? एक पूरा आइडिया है ना, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ दिस, सो दिस होल आइडिया ऑफ द सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। Now, so very good afternoon. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले तो थैंक यू बोलूँगा वाव को, संजीव सर को, कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फर्स्ट टाइम सिटीज़ फॉर द फ्यूचर और वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीज़, क्योंकि ये बहुत नेग्लेक्टेड एरिया रहा है अगर हम बात करें हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज जनरली हम कहते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रूरल people, agriculture, but what is happening, the 70% of GDP is contributed by cities for this country. मतलब हमारे 70% जो भी हमारा GDP है उसका contribution cities से आता है. Still we talk lot about rural economy, rural development. I am not telling कि rural नहीं अब urban होना चाहिए, but the urban should also take front seat. अभी जो पीछे है, तो दैट्स अबाउट इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं आई जस्ट वांट टू टेल फ्यू थिंग्स अबाउट द कंसेप्ट जो मैंने सीखा अर्बन पढ़ने के बाद, मास्टर्स नेदरलैंड से करने के बाद, कि हाउ दे लुक सिटीज़, हाउ द थ्योरेटिकल थिंग नो कल्मिनेट इनटू आइडियल सिटी एंड व्हाट वी आर डूइंग इन प्रैक्टिस. सो अगर हम देखें सिटीज़, एक्चुअली द सिटीज़ बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम इंडिया. अभी हम कहते हैं वंस वी से वी गिव एग्जांपल कि यूरोपियन सिटीज़ ऐसी होती हैं, लैटिन अमेरिकन सिटीज़ ऐसी हैं, अमेरिकन सिटीज़ ऐसी हैं, बट फ्यूचर के बारे में जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने पास्ट के बारे में जानना. वंस यू नो योर पास्ट, देन यू कंपेयर दैट पास्ट विथ योर प्रेजेंट एंड देन यू कैन डिज़ाइन योर फ्यूचर. सो पास्ट में जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी इगैलिटेरियन एंड इंक्लूसिव सिटी का एग्जाम्पल आज के डेट में भी है, that is Mohenjo-daro. This is a written evidence. So that's a scientific evidence which tells. And ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इस कंट्री का जो ग्रेटर इंडिया था उसके अंदर हुआ, तो दैट्स वाई इट इज़ मोर इगैलिटेरियन एंड इंक्लूसिव, क्योंकि उस पूरी सिटी जितने भी सिविलाइजेशन उस समय के थे, वेदर इट इज़ मेसोपोटामियन, इजिप्ट और वॉट एवर, आपको किसी महल का एक रूइंस मिलेगा. बट हड़प्पन सिटीज़ जितनी भी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कहीं भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पर यू विल फाइंड कि ये राजा का महल रहा होगा. एंड देन यू हैव अदर क्लास. सो क्लास वाइज डिवीजन वाज देयर कि ये एरिया में बिजनेसमैन रहेंगे, ये एरिया में रूरल कम्युनिटी रहेगी, बट इट वाज मोर लाइक अ इंक्लूसिव वे इन द सेंस कि हम 2014 में जब बात कर रहे थे कि हमें अब स्वच्छ भारत अभियान करना है, उस समय हड़प्पन जितनी भी सिटीज़ रही हैं सभी के पास अपने इंडिविजुअल टॉयलेट्स हुआ करते थे. इट वाज द बेस्ट डिमार्केटेड सैनिटेशन प्लान इन हड़प्पन सिटीज़. सो वो एक इंक्लूसिविटी का एग्जाम्पल है. वहाँ से मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलूँ तो जो हमारे वैदिक जो राइटिंग्स हैं, दे ऑल्सो टेल्स अबाउट लॉट अबाउट सिटीज़ कैसे प्लान होना चाहिए. मनसा शास्त्र बताता है कि 8 पैटर्न्स होने चाहिए सिटीज़ के, एंड स्टिल वर्ल्ड में जितनी सिटीज़ हैं उस 8 पैटर्न के अलावा कोई 9th पैटर्न पे नहीं है. सो दैट वे वी वर इवॉल्व दैट मच. खास करके मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर इन अ ग्रिड पैटर्न. कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो सर्कल सेंट्रिक पैटर्न्स पे होती हैं. सो दैट्स नाउ कमिंग टू मोर, जैसे पाटलिपुत्र है या द्वारिका है. So Dwarika is a city which introduced for the first time the blue green city, जो अब हम आजकल एक बज़ वर्ड है कि हमें ब्लू ग्रीन सिटीज़ बनानी चाहिए. ब्लू ग्रीन मीन्स कि पानी का कंजर्वेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स अ ब्लू, एंड द ग्रीन, सो ग्रीनरी शुड बी देयर, एंड दैट इज़ द कंसेप्ट द द्वारका was already implemented, and whatever I am telling it's based on the written evidences. So वहाँ से अगर आज की डेट में if I say कि what are the features one city should have, तो मेरा अपना मानना है, when I read, तो I found there are only 3 pillars on which the city should be planned. And the first pillar is it should be inclusive city. So it should have everybody should find that city belongs to them.
So it should be inclusive. Why inclusive city is more important in Indian context? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अभी तो बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, but after 10 years, the aging population will be more, and we should be think about them, how they will go, how they will move in cities, how the children will move in the city, and how they are interacting with the city environment. Now the second concept is, which goes from inclusive city to livable city. So the city should be livable. कि वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर जो यू कैन से कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मोर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स कि वहाँ होनी चाहिए, एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. एंड वाई सिटी इज मैग्नेट? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी, द सिटीज आर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स वाई दे आर सिटी, एंड that's why people are actually attracted to the cities. They are migrating, and the migration to city is not a new phenomenon. It's a very natural phenomenon, and I don't find anything unnatural in that. There is the problem maybe once the pace is very high. That's the problem. But migration to city is not a problem. And the third and the most important thing, how much inclusive city is, how much livable city is, how you are preserving all those things for your future generation also. That comes the sustainability in the city. So these three things are required in any city, and if these three things are in balance, then the city is ideal city. Otherwise, you will find many cities, like in world also, they are doing very good in the livability index. Some cities are doing very good in the inclusivity index. But finding a very ideal city having all these phenomena is very, very difficult. So that's the way, if we are planning our cities, we should plan on these three pillars. Now coming to a very important example, जो हम यहाँ पर खास करके हर सिटी में, देहरादून इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, सारी इंडियन सिटी जैसा ही है. तो बहुत होता है कि जैसे जब देहरादून में मैं आया था तो कुछ दिनों बाद व्हेन आई वाज इन MDDA एंड देन आई वाज DM, सो उस समय लोग कहते थे इतनी पतली पतली सड़कें हैं, कैसे इसके अंदर गाड़ी चलेगी. सो दैट्स नॉट एट ऑल. द सड़क पतला है चौड़ा है उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. हाउ वी आर डिवाइजिंग आवर ट्रेवल पैटर्न, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कि अगर हम सब्जी लेने के लिए भी अपने घर से नुक्कड़ पर गाड़ी चला के जाएंगे तो सड़क जरूर पतली है. बट इफ वी थिंक कि हमें एक इंक्लूसिव वे में इस तरीके से रहना है कि इतने दूरी, WHO ऑल्सो टेल्स कि हर आदमी को 1 घंटे एक्टिव रहना चाहिए एटलीस्ट, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज वॉकिंग. हम पहले करते भी थे वॉकिंग. नाउ आई एम गिविंग यू बस एक थोड़ा सा, और जब हो तो मुझे स्टॉप भी कर दीजिएगा. अभी हम कहते हैं इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कहते हैं, सभी लोग कहते हैं. एंड वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों होने लगा? उसका रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बदली. लाइफस्टाइल बदलने में क्या किया हमने? खाना तो वही रखा जो खाते हैं अपना इंडिया खाना, बहुत तला भुना मीठा, हर दिन शाम को मीठा भी होना चाहिए खाना खाने के बाद. सो वी डिड नॉट चेंज दैट. बट जो हम एक्सरसाइजेस करते थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, वो सारा हमने बंद कर दिया. तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इंटेक्ट तो उतना किया बट उसको कंज्यूम नहीं किया. सो दैट्स ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिटी प्लानिंग. जो अगर हम डायबिटीज़ को कहें हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आवर सिटी प्लानिंग, सो दैट्स द साइड इफेक्ट ऑफ सिटी प्लानिंग, सो विच इज़ कल्मिनेटिंग राइट नाउ इन डायबिटीज़. एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़, अगर हम टोटल कार्बन, जो आप अभी बात कर रहे थे कार्बन फुटप्रिंट का, कार्बन इमिशन का सिटी के अंदर, so the car contributes 70% of the carbon emission in the city, and the walking contributes only 1%. अगर हम similar चीज़ में जाते हैं, so that's what is my concept of future cities. So thank you. बाध्यता है तो हम बहुत ज़्यादा इस पर खैर बैक एंड फोर्थ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो आपने वॉकिंग का कहा, तो और देहरादून का ही उदाहरण है, तो देहरादून में लोग पैदल चलना चाहते हैं, लेकिन फिर वो बात रहती है कि भाई हम पैदल चलें कहाँ, पेडेस्ट्रियन तो बचा ही नहीं है, तो हम पैदल भी कहाँ चलें. इसके अलावा हम अगर पैदल चलते हैं तो कोई आकर के अगर हमें पीछे से ठोक के चले जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है. जैसा मैंने कहा समय नहीं है. तो आगे बढ़ते हुए अविनाश जी, आपसे सवाल ये है कि अभी हमने एक थोड़ा वैश्विक परिदृश्य में बात करी.
अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें ये सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर वाले को, तो इसको आप कैसे देखते हैं जो प्रेजेंट सिनारियो ऑफ अर्बनाइजेशन विशेष तौर पर उत्तराखंड में है, और इसको जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हमने देखा है उस पूरे फिनोमिना को सिटीज़ के साथ में कैसे जोड़ेंगे? धन्यवाद अनूप भाई। सबसे पहले तो मैं वाओ स्पेशली संजीव बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 8 वर्ष हो गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी कार्यक्रम को सस्टेन करना। मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं, और आगे भी निरंतर ये इसी तरह बढ़ता रहे कारवां। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही सार्थक है, रेलिवेंट है, और आज स्पेशली इतने बच्चे आए हैं तो मुझे लगता है उनसे एक सीधा संपर्क और सीधा संवाद भी हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी आशीष जी ने बताया कि 70% जो कार्बन फुटप्रिंट है वो व्हीकल्स की वजह से है, और 1% व्हीकल्स उससे है, पैदल चलने से है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, कि आप लोग ये प्रतिज्ञा लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 किलोमीटर या तो साइकिलिंग करेंगे और या हम पैदल चलेंगे? कर सकते हैं क्या? अपने हाथ उठाएंगे आप लोग? हाथ उठाइए। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं वो ये प्रतिज्ञा लें कि हम अपने तरफ से कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की भरसक प्रयत्न करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इट इज़ अ रिवोल्यूशन, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य आपका है, और हम आपका भविष्य बहुत उज्जवल देखना चाहते हैं, और उसके लिए आप सबको ही निरंतर अनवरत हर दिन प्रयास करना पड़ेगा। अब जैसे अनूप भाई ने सवाल पूछा, क्योंकि समय की बाध्यता है, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपने उत्तराखंड की बात की तो मुझे नई टेहरी शहर जो एक है उसमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा हिल स्टेशन है, कौन सा शहर है जो प्लान्ड है? कोई बोलेगा? टेहरीगढ़, न्यू टेहरी टाउन, उसको एनटीटीबी कहा जाता है। तो ये भी आपको बताऊं कि इसकी कल्पना जब टेहरी डैम बन रहा था तो 1995 के लगभग हुई थी, और जो प्रयास किया गया वो ये प्रयास किया गया था कि हर शहर में चौड़ी सड़कें होंगी, बाई लेन्स होंगी जो मेन रोड है, और साथ में जितने भी घर बने हैं वहाँ तक जाने के लिए आपके पास रोड होगी, आपके पास सीवरेज होगा, पानी होगा, बिजली होगा। इन ईच एंड एवरी हाउस पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इनफैक्ट एक और भी आपको चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जितने की फॉल्ट जोन्स हैं उन फॉल्ट जोन्स पे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, बल्कि उनको जो है एज ए पार्क्स या ग्रीन एरियाज बना के छोड़ दिया गया। वो दुर्भाग्य की बात है कि आज उनको भी अलॉट किया जा रहा है, क्योंकि वो भी जो पोर्शन थे उसका जो रिस्क है वो तो आगे समय ही बताएगा। पर यदि किसी कल्पना के साथ में जब सिटी प्लानिंग की जाती है, ग्रीन एरियाज छोड़े जाते हैं, तो ये जरूर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रीन एरियाज को टच ना करें, क्योंकि वही हमारे लंग्स भी हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो शहर है वो है जोशीमठ, जो कि सब्सिडेंस जोन है, और आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सब बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक देखे गए। एक एनटीपीसी की परियोजना भी वहाँ पे आई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता रहा। तो ये जब शहरीकरण हुआ, शहरीकरण बढ़ा, और लोगों ने जो वार्निंग्स थी उनको दरकिनार करते हुए भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं, या एक नागरिक के होने के नाते मेरा भी दायित्व है कि मैं जो वार्निंग्स हैं उनको सुनूं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य ये भी है कि यदि हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लोग जो सड़कों पर वैसी जगह कम है, बहुत जगह सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, और कोई भी व्यक्ति मैंने देखा नहीं कि वो 1 फुट 6 इंच 2 फुट, जो 20 फुट की सड़क है वो आपको मौके पे 15 फुट मिलती है। आज भी जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैं देहरादून के दूर दूर तक, विकासनगर तक गया हूँ, रानी पोखरी तक गया हूँ, सड़क जो है आपको 15 फीट 16 फीट 18 फीट 20 फीट मिलती है। तो आज के युग में 2025 में आ रहा है, 25 साल हमारे हो गए हैं, और हम आज से 100 साल पहले आप एफआरआई के अंदर जाइए, 100 फुट चौड़ी सड़कें मिलेंगी आपको। जबकि गाड़ी घोड़ा नहीं था इस नगर में, उस समय जिसने भी कल्पना की 100 फीट चौड़ी सड़क की, तो आज हम क्यों भूल रहे हैं?
क्या हमारा दायित्व नहीं है कि आज जब हम फ्यूचर सिटी की बात करते हैं तो आज भी हम जो सिटी बना रहे हैं वो सिटी नहीं है, वो तो स्लम है। हम आगे भविष्य में स्लम को देखना चाहते हैं, एक बड़े स्लम को, या एक उज्जवल शहर को देखना चाहते हैं। ये तो चॉइस हमारी है ना। हम हर जगह ना कहें कि भाई शासन की गलती है, शासन ये नहीं कर रहा, शासन वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी भी भागीदारी पूरी है। तो मेरा मानना ये है कि जो अर्बन डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है, सबको मालूम है कि उसके लिए जो सड़क है, देखिए न्यूयॉर्क में भी आप जाते हैं तो 100 मंजिला इमारतें हैं ना, तो उसके बावजूद भी तो ट्रैफिक चल ही रहा है, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो रोड्स की कैरिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही व्यवस्था शहर की गई है। आज हम 100 साल आगे बढ़ने वाले शहर की बात कर रहे हैं, तो क्या हमने कभी असेसमेंट किया कि कल पानी की क्या हमको आवश्यकता होगी, हमको ज़मीन की कितनी आवश्यकता होगी? पानी है, बिजली है और वो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या हम आने वाले भविष्य के लिए और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या हम लोग एडिक्वेटली उस शहर को अपनी कल्पना के हिसाब से प्लान कर पा रहे हैं? और ये भी एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि क्या इस प्लानिंग में जनता की भागीदारी है या नहीं? अनूप भाई मेरे साथ हैं। हम लोगों ने जो मास्टर प्लान है 2047 का, उसके खिलाफ 16 पेजेस की एक रिपोर्ट कि क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से सुधारा जा सकता है, वो सबमिट की थी। उसके बाद एक दिन हम लोगों को बुलाया भी गया, श्रीवास्तव साहब हैं चीफ टाउन प्लानर, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो वहाँ पे सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशंस के बारे में अभी तक MDDA ने क्या एक्शन प्लान बनाया है, हमें आज तक कोई फीडबैक नहीं मिला है। तो ज़रूरी है कि जो भी प्लानिंग हो उसमें जनता की भागीदारी हो और उनके सहयोग से हमारे जो भविष्य है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही टाउन प्लानिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो जैसा मैं संक्षेप में ही कहेंगे भाई, आपने कैरिंग कैपेसिटी का जिक्र किया, विशेष तौर पर देहरादून की बात होती है, फॉल्ट लाइंस की बात होती है, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर और जो आपने जन सहभागिता के ऊपर जोर दिया है, तो ये एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि जब हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जन सहभागिता के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे पास सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन हम थोड़ा नेचुरली हम चाहते हैं कि भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सवाल और थे लेकिन हम उसको और शॉर्ट में करेंगे। तो आशीष जी से एक्चुअली जानना चाहते थे कि एक ग्लोबल लेवल बोल लें, इंडियन लेवल बोल लें, उसमें क्या सक्सेसेस भी रही हैं और क्या फेलियर्स भी रहे हैं, क्योंकि फेलियर से भी इंसान सीखता है। लेकिन चूंकि बार बार सॉरी हम समय की बात कर रहे हैं, तो सीधा अगर हम देहरादून पर ही आ जाएं, क्योंकि ये आखिरी सवाल होगा जिसको हम शॉर्ट में लेंगे, और अगर समय होगा तो एक ब्रीफ क्वेश्चन एक ले लेंगे आप लोगों से। तो ये देहरादून को लेकर के आज 2025 है, हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। आप अगर आंख बंद करके कल्पना करें, आपको क्या लगता है कि 2050 में हमारा देहरादून कैसा होगा? 2035 में, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल बाद देहरादून आपको कैसा होगा? और एक तो फ्यूचर की बात हो गई, क्योंकि हम सिटीज़ ऑफ फ्यूचर हमारा टॉपिक है, लेकिन अभी आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि 2 या 3 ऐसे एक्शनेबल चीज़ें क्या हैं? और मुझे मालूम है आपने कोई रिसर्च भी करी है देहरादून को लेकर के, जब क्योंकि आप मुझे मालूम नहीं आप लोगों की जानकारी में है नहीं है, एक समय पर आप 3 जिम्मेदारियां एक साथ संभाल रहे थे। आप MDDA के VC भी थे, MDDA मालूम है आप लोगों को? तो आप उसके वाइस चेयरमैन भी थे, आप देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO भी थे, और आप जो देहरादून जिला है उत्तराखंड का उसके आप DM भी थे। तो ये 2-3 चीज़ों को लेकर के अगर ब्रीफ। वो 3 तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिफरेंट, मैं उसको बहुत वो नहीं करता कि मतलब मैं एक साथ में वो 3 था या नहीं था, क्या था। बट व्हाट आई फील इज़ मतलब सिटी को लेकर के इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई स्टडीड 1 ईयर इन नेदरलैंड्स अबाउट सिटीज़, एंड दैट आई फील कि मेरा उससे ज़्यादा इंसाइट सिटीज़ के बारे में हुआ। फॉर दैट मैंने एक रिसर्च करी थी उसी डिग्री के लिए देहरादून के अंदर कि बच्चे ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की वो स्कूल किस वे से देहरादून में कौन से मोड से स्कूल को जाते थे, ट्रैवल बिहेवियर, एंड दैट कि इंडिया में पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड ट्रैवल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो उनका क्या सोचना है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने कहा था विच इज़ अ परसीव्ड बैरियर आने के लिए कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उस रिसर्च से जो निकल के आया, मतलब जो आपका
रिसर्च है, मतलब आपकी बताई चीज़ें हैं वो मैं नहीं बता रहा। एंड दैट्स नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द प्राइमरी बैरियर टू एक्टिव ट्रेवल, चलने के लिए, पैदल और साइकिल के लिए। देहरादून के लोगों के हिसाब से ये हमारा परसीव्ड बैरियर है। प्राइमरी बैरियर इज़ व्हाट आपने जो दूसरे नंबर पे कहा कि जब हम चलते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कोई हमें पीछे से मार देगा, ठीक है। वो बिहेवियर चलने वाला और जो मारने वाला है उसके बिहेवियर में है, वो बिहेवियर को इम्प्रूव करने की बात है। दैट्स अ बिहेवियरल बैरियर, इट्स नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें जब हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, अगर जब हम यहाँ से देहरादून में कैसे गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही दिल्ली में पहुँचते हैं बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। सो दैट्स अबाउट द इनेबलिंग इन्वायरमेंट। सो इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का हो सकता है, बट बिहेवियर को चेंज करने का काम हमारा है। और इंडियंस का बिहेवियर चेंज करना इज़ वेरी वेरी ईजी। मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट डिफिकल्ट मैम, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने स्वच्छ भारत मिशन में ये करके दिखाया है कि हम बिहेवियर बदल सकते हैं। जहाँ पर 37% लोग ओपन टॉयलेट यूज़ करते थे, 63% लोग ओपन डेफिकेशन करते थे, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 95% उतना बिहेवियर चेंज किया है हमने, तो हम कर सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग जो देहरादून के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि देहरादून का ये बिहेवियर इट्स एंड इट्स मोर कॉमन लाइक द सेफ्टी परसेप्शंस जो होते हैं चलने के। नाउ दूसरी बात आपने जो फ्यूचर सिटीज़ की करी कि हम जो आपने मास्टर प्लान के बारे में भी कहा, सी नाउ वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान रादर देन द स्टेट्यूटरी मास्टर प्लान। अभी जो हम मास्टर प्लान्स बनाते हैं 25 साल के लिए, या अभी जो बात हो रही थी 100 साल का मास्टर प्लान बनना चाहिए, दैट शुड नॉट बी स्टेट्यूटरी मास्टर प्लान। व्हाट द डिफरेंस ऑफ दीज टू मास्टर प्लान्स आर कि स्टेट्यूटरी प्लान्स जो होते हैं दे आर वेरी बैक्ड बाय द लॉ, कि आप उसको बदल नहीं सकते, बदलने के लिए ये चाहना होगा, उसकी अप्रूवल होगी, ये होगा। बट स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान जो पूरे वर्ल्ड की नाउ द थ्राइविंग सिटीज़ कर रही हैं इज़ लाइक यू मेक योर गोल्स कि हम 25 साल बाद या 30 साल बाद यहाँ पहुँचना चाहते हैं। लाइक हमें नेबरहुड स्कूल चाहिए, या हमें ये चाहिए, हमें हेल्थ केयर 10 मिनट की दूरी पर चाहिए, वॉट एवर। एंड देन यू मेक योर एक्शन प्लान्स फॉर 5 years, 2 years, 3 years लाइक दैट। एंड दैट इज क्वाइट नो लाइक डायनामिक प्लान जिसको आप बदल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माई सी, अभी क्या होता है देहरादून में, जैसे भी हम जब देहरादून की बात करते हैं तो होता है कि साहब सड़कें पतली हैं, सड़कें चौड़ी करो। वह हो सकता है कि देहरादून के 25% पॉपुलेशन सोचती हो कि ये सोल्यूशन नहीं है, 75% पॉपुलेशन यही सोचती है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, सड़कें और चौड़ी करो और पार्किंग के स्पेस बनाओ। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम को और इन्वाइट कर रहे हो, क्योंकि आप जितनी सड़कें चौड़ी करोगे उतनी गाड़ियाँ आएंगी, जितना पार्किंग स्पेस बनाओगे उतनी और गाड़ियाँ पार्क होना शुरू हो जाएंगी। सो इट्स अ विशियस साइकिल, it will never end. So it's more important to have a inclusive travel modal options like कि हम पैदल कितना चलते हैं, हम साइकिल कितना चलाते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ करते हैं और हम गाड़ियाँ कितनी यूज़ करते हैं। इशू क्या है कि हम डिमांड तो कर रहे हैं कि हमें फुटपाथ बना के दो, लेकिन हम चला कार रहे हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। डिमांड हमारी कुछ है और हमारा बिहेवियर कुछ है। जब तक वो एक साथ अलाइन नहीं होगा तब तक यू विल नॉट गेट द इनेबलिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, पॉलिसी बैकिंग तब तक उसकी नहीं होगी। सो हम मांग कुछ रहे हैं और मुंह से कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो अगर ये अलाइन होगा एक जगह पर आकर के, देन यू विल फाइंड डेफिनेटली देहरादून के लिए भी कि एक अच्छी सिटी होगी। बिकॉज मैं भी बाहर था तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप पुराने देहरादूनाइट से मिलेंगे तो वो आपको बहुत कंप्लेंट करेंगे, देहरादून ऐसा था, देहरादून वैसा था, अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कंट्रीब्यूशन उस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं। मैं भी देहरादून में रहता हूँ, पिछले 14 साल से देहरादून में रह रहा हूँ, तो आई ऑल्सो बिलोंग टू देहरादून। तो उस प्रॉब्लम में मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो हमें इसको एक इंक्लूसिव वे में देखना चाहिए, एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। एंड द लास्ट थिंग, विद इन 10 सेकेंड्स, इस कंट्री में हम सिटी को बता रहे हैं कि GDP 70% देता है, बट एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी जो अर्बन डेवलपमेंट के कोर्सेज को पढ़ाती हो, जो वैसा मैन पावर बनाती हो। क्योंकि जब हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, B प्लान, M प्लान, B आर्क, M आर्क। बट अर्बन डेवलपमेंट ये नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट तो यहाँ से शुरू होता है, इट्स वे बियॉन्ड दीज कोर्सेज।
और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दून यूनिवर्सिटी. नाउ दून यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री विच हैज स्टार्टेड मास्टर्स इन अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. सो अगर हम यहाँ से इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी विल हैव गुड अर्बन मैनेजर्स एंड वी विल बी एबल टू मेक आवर सिटीज वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. भाई साहब समय नहीं है बिल्कुल, तो 2 मिनट में जो देहरादून की ही बात हुई है 2-3 मिनट में, क्योंकि वहाँ से हमें इशारा हो गया है बिना शब्दों के, उन्होंने संवाद कर दिया है हमारे को, तो 2-3 मिनट में अगर आप अपनी बात बोल देते देहरादून को ही लेकर के. देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने लोग यहाँ से साइकिल में अपने इंस्टीट्यूशन जाते हैं? कोई हाथ खड़ा करेगा? साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं? मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैं स्विट्ज़रलैंड में था, ज्यूरिख में, और जो ट्रेन स्टेशन था उसके बाहर मैंने हजारों बाइसिकल्स देखी, और सड़क पे ज़्यादातर लोग जो थे वो बाइसिकल से कम्यूट कर रहे थे. बाइसिकल से, जो सबसे एडवांस, सबसे रिच कंट्री दुनिया का है, हम नहीं हैं. कार्बन फुटप्रिंट के लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं. हर दिन अगर आप ये देख सकते हैं कि मैं कम से कम, मेरे बच्चे थे संजय जोसेफ में पढ़े, लेकिन 12th क्लास तक साइकिल के अलावा दे वर दी ओनली 2 स्टूडेंट्स जो कि साइकिल से जाते थे. मेरा बेटा यूएस में, वहाँ भी साइकिल चलाता है. तो देखिए, जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना. जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट चेंज. जो फ्यूचर सिटी है वो आपकी सिटी है, और उसके लिए कन्विक्शन आपको लेना है. तो आपको डिसाइड करना है कि कैसा भविष्य आप चाहते हैं. आशीष जी ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको समझा दिया है कि वी हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन एंड नॉट ए प्रॉब्लम इटसेल्फ. तो इतना ही कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, कुछ 8 या 10 बातें जो मुख्य बात निकल करके आई, इंक्लूसिविटी की, लिवेबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी की, कैरिंग कैपेसिटी की, फॉल्ट लाइंस की, सिटीजन एंगेजमेंट की, और एक बड़ी अच्छी आपने जो बात बोली कि लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग, जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग हमारी पॉलिसी में उस तरीके से नहीं आती है, तो हम लोग उसकी भी वकालत करें, बिहेवियर चेंज करें. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दोस्तों 3:07 का समय है. मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास सवाल का समय नहीं है. आप भी यहाँ पर हैं, एक सवाल ले सकते हैं? हाँ, एक सवाल तो बहुत लिबरल है, बट शॉर्ट में. शंकर, यस प्लीज़, 1 क्वेश्चन. लेडीज फर्स्ट प्लीज़. Good afternoon, sir. I wanted to ask that the cities of the future are to harbor a growing population. So how do you think these cities of the future will blend nature with infrastructure, not pulling back development? इनसे भी शंकर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो दोनों का एक साथ मिक्स कर लेंगे. I basically teach at a university here, University of Petroleum and Energy Studies. My name is Dr. Shankar Bora. I have a friend at the gym who's an architect, and he's completely into vernacular architecture. Every little piece of resource that he uses in building the home will eventually, in 100 years' time, go back to the soil. So how can we kind of develop this as we are building cities of the future? Will we have blocks that will do completely vernacular architecture? Acha. So, thank you. Now, the first question I am taking, see, there are many nature-based solutions. Now, the cities are, our plans are making becoming more like a nature-friendly plans. In a way, in India, it's little. अभी थोड़ा पीछे हम चल रहे हैं, but in most of the Western worlds we have started. I am giving you one example. The example of Netherlands is the Room to River project. If you go and Google, you will find it, Room to River project. So that project is basically, पहले 9 मेगन में river पतली थी, तो क्या होता था, बहुत बाढ़ आने का, because that's a below sea line country है. So they actually gave room to the river. कभी कभी क्या हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अभी we are just reversing it, कि हम थोड़ा प्लान बना करके थोड़ा और पतला करके अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ इसका उल्टा हुआ. The same way, like $175 billion per year का benefit करता है nature-based solutions in countries like India, China, Mexico and Vietnam. मैं 4 country में ही इतना करता है, and that's a report from World Bank. So and UNDP. So ये जो इस तरीके के नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है लाइक वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी हमारे यहाँ शुरू हुआ है, PM सूर्य घर.
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वेरी गुड स्कीम, कि आप किस तरीके से अपनी सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हो उसके लिए। बिकॉज सम टाइम हम ये कहते तो जरूर हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की इलेक्ट्रिसिटी कितनी क्लीन है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So that's your, I think I answered your question. And for you, vernacular art and all, that's definitely a part of architecture and the planning. When I was VCA MDDA, that time we introduced one thing, ki if you are implementing vernacular architecture in any form, because अभी तो हम 0 पे थे, 0 से 100 तो सीधे टारगेट नहीं कर सकते थे, कि एनी टाइप ऑफ फॉर्म इफ यू विल डू गढ़वाली आर कुमाऊनी आर्किटेक्चर एटलीस्ट इन फसाड ऑल्सो, देन यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा फ्लोर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिटेशन। ठीक है, तो जब वो हमने किया, नाउ इफ यू गो इन देहरादून यू विल फाइंड एटलीस्ट 25-30 बिल्डिंग्स जिन्होंने अब गढ़वाली फसाड का जो हमारे बरामदे, वो उसको कहते थे झरोखे होते थे, वो बनाना शुरू किया लोगों ने। सो दैट हैज स्टार्टेड, सो दैट्स वे यू हैव टू टेक 1 by 1 स्टेप टू रीच टू दैट लेवल वेयर एवरीथिंग इज वर्नाकुलर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये आप लोग इतना केयरफुली हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। एक आखिरी बात बोल करके हम आपको हैंड ओवर करेंगे। मुझे लगता है हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देहरादून शहर को चर्चा कर रहे हैं, और अगर हम उन 6 युवा जो उस दुर्भाग्यवश, आपको पता ही है मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ, कि हम उन्हें श्रद्धांजलि भी दें, उन्हें याद भी करें, और अपनी सामूहिक सांत्वना उनके परिवारों के प्रति व्यक्त करें। इन्हीं के साथ में आप सब आज यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।